जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त आप बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। और साथ ही फेस्टिवल्स ओवर हो चुके हैं और आप सब लोग त्योहारों को बहुत अच्छे से मना चुके होंगे। और उम्मीद करेंगे फिर से आप ऊर्जान्वित होकर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलेंगे। और कहते हैं कि बिना लक्ष्य तक पहुँचे पथिक विश्राम कैसा। तो आप एक पथिक हैं, एक विद्यार्थी पथिक ही होता है लक्ष्य तक पहुँचे बिना, अपनी मंजिल तक पहुँचे बिना। और उसके बीच में बहुत सारे साथी कहते हैं कि जैसे पथ पर दुर्गम रास्ते आते हैं और कंटक आते हैं, यानी कि कांटे आते हैं। और उन सब को देखते हुए, सहते हुए, झेलते हुए हम अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं। उम्मीद करूंगा आप भी वो अग्रसर हमेशा रहेंगे। और जब तक उस मंजिल को, लक्ष्य को ना पालेंगे, तो राह में आने वाली परेशानियां जो आपको बार बार परेशान करेंगी, उनको आप समझते हुए चलेंगे कि हाँ, ये परेशानियां आती ही हैं। और उतने जागरूक आप रहेंगे। कई बार आपको फेलियर्स भी मिलेंगे, कई बार साथी आपका जो मन है वो हताश होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको ऊर्जान्वित होना ही होगा और फिर से एकाग्र होकर, जागरूक होकर अपने लक्ष्य की ओर चलना होगा। वही अपने सारे छात्रों से उम्मीद करता हूं मैं कि आप एकाग्र और जागरूक होकर तैयारी करेंगे। और बाकी ऐसे बेवजह की, मतलब अतार्किक तरीके की जो तैयारी होती है, उसको आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में साथी आपका पढ़ा था गुलाम वंश को। मेरा प्रश्न आप सब लोगों से ये रहेगा कि जो गुलाम डायनेस्टी थी उसने कब से लेकर के कब तक रूल किया, यानी कब से कब तक उसका शासन रहा। आप लोग इसका आंसर करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप पुरानी चीज़ों को पढ़ चुके हैं और बहुत धैर्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार सारे लोग आंसर करें तब हम आराम से आगे पढ़ेंगे। सबका स्वागत है। पिंकी कुमारी, अभिनव, मिथिलेश, एसएससी एस्पायरेंट और सारे साथियों का आंसर आया 1206 से लेकर के 1290, यानी 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का साथी आपका रूल रहा। तो हमने आपको बताया था गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे भैया कैमूर्स था। और कैमूर्स का क्यूरेटर यानी कि उनका संरक्षक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी जिसकी पोस्टिंग हुआ करती थी मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए, कैसे उसने सारी शक्ति अपने कंट्रोल में ले ली और एक नए वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम है खिलजी वंश। उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपसे कहूँ, खिलजी वंश को पढ़ने में हमें लगभग 2 क्लास लगेंगी, आज की और कल की क्लास। तो बहुत धैर्य के साथ में चीज़ों को समझना और अपना इंसाइट डेवलप किया करो, चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचा और समझा करो। तो नोट लिखेंगे खिलजी वंश, खिलजी वंश यानी कि खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आपका रहा 1290 से लेकर के 1320। ये हम आपको बता ही चुके हैं। सल्तनत काल में सबसे छोटा जो साथी आपका टाइम पीरियड है, यानी सबसे कम टाइम के लिए जो रूल किया है, वो आपका खिलजी वंश ने ही किया है। अब इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि खिलजी कौन है, ये खिलजी आए कहाँ से, भारत में कौन है, ये आपको देखना होगा। खिलजी, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाया जब करूं, तो ऐसे ही शॉर्ट नोट आप भी बना लिया करो, जैसे मैं लिखता हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप भी लिख लिया करो, ताकि आपको भविष्य में जब आप अपने नोट्स को पढ़ें तो कोई दिक्कत ना आए समझने में, ताकि सारा बैकग्राउंड का स्टोरी आपको क्लियर रहे। देखो, खिलजियों के बारे में भारत के इतिहास में जो वर्णन मिलता है, एक वर्णन तो मिलता है, हम सब ने पढ़ा था आपका तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तो आप कहेंगे 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आपका किनको हरा दिया था, मोहम्मद गोरी को हरा दिया। और मोहम्मद गोरी मैंने बताया उस युद्ध में बहुत घायल हो गया था। तो जब मोहम्मद गोरी बहुत घायल हुआ तो उसको एक खिलजी सैनिक ने ही उठा करके मैदान से दूर पहुंचाया था, या यूँ कहूँ कि खिलजी ने ही उसकी एक मदद की थी, एक खिलजी सैनिक ने। तो आप कहेंगे अच्छा, खिलजी जो हैं ये आपका सेना में शामिल होने लगे थे गोरी के टाइम से ही। और खिलजियों के बारे में अगर हम बात कहें तो इन पर जो है तुर्क शाखा ने अपना आक्रमण करके इनको अपने कंट्रोल में ले लिया था, जब अरब में तुर्क अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उस समय से ही ये लोग कहाँ पर आए, इस्लाम में कन्वर्ट हुए और आपका धीरे 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 तुर्क सेना में शामिल होते चले गए। जैसा आपने एक नाम पढ़ा होगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की हम बात करें तो आप जानते हैं बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। तो आप कहेंगे भैया वो आपका गोरी का ही सेनापति था, जिसने बंगाल और बिहार को जीत लिया था। और आपका ऐबक के समकालीन था, ऐबक के समय पर था जब ऐबक को अजमेर और दिल्ली मिला था, मैंने आपको बताया। उस समय बंगाल बिहार को किसने जीता, बख्तियार खिलजी ने। तो खिलजी उस टाइम पे भी थे। तो आप कहेंगे अच्छा, अब हम इतनी बात हमको समझ में आ गई है कि भारत में जो ये तुर्क लोग थे, क्योंकि गुलामों को मैंने आपको बताया कि ये लोग तुर्क थे,
तो तुर्कों के समय पर ये सेना में शामिल थे। ये बात क्लियर है? थम्स अप करके बताएं मुझे। अतिरिक्त बातों पर ध्यान मत दिया करो। अच्छे छात्रों से मैं फिर से ये प्रार्थना करूंगा कि साथी आप कमेंट सेक्शन से हमेशा दूर रहना और अपने फ़ोन को अपने से दूर रखना और कागज़ और पेन अपने पास में रखना, क्योंकि विद्यार्जन इसी तरह से होता है। और आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि धन तो मूर्ख भी कमा सकते हैं, लेकिन विद्यार्जन बुद्धिमान के हिस्से में ही आता है। तो या तो आप मतलब धन की लालसा रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि होती है इस संसार में, या फिर आप सीधे सीधे क्या है, एक विद्या की लालसा रखते हैं और उसके जरिए फिर जीविकोपार्जन में धन आदि की लालसा रखते हैं, तो वो सही मार्ग है। तो आप क्या कहेंगे? खिलजी कौन लोग थे? तो आप कहेंगे खिलजी इसके टाइम पर गोरी के समय पर सेना में शामिल थे। गोरी के समय पर कहाँ थे ये? गोरी के समय पर ये आपका सेना में शामिल हो गए थे। ये सिनोप्सिस होता है एक छोटा सा, है ना, साइड में जब हम लिखें कभी भी। मैंने आपको बताया बख्तियार खिलजी था। कहाँ पर रूल करता था बख्तियार खिलजी? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, शॉर्ट पॉइंट्स, इनको लिखा करो। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी आप जानते हैं भैया, उसने बंगाल, बिहार, भारत के कई, मैंने आपको बताया कि उसने जो शिक्षा के केंद्र थे उनको ध्वस्त किया था, ठीक है। और फिर आपका आया इसी कैटेगरी में एक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का काम संभालता था? तो मैंने कहा कि गुलाम वंश के दिनों में ये आपका, जब मंगोल आक्रमण अक्सर होते रहते थे, हमने पढ़ा है मंगोल आक्रमणकारी भारत आते रहते थे, ठीक है। मंगोल सीमा की अगर हम बात करें वर्तमान, अगर आप कभी ये सोचें कि भैया मंगोल आक्रमणकारी किधर से आते थे, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये मंगोल आक्रमणकारियों का क्षेत्र था, ये वाली सीमा, यहाँ से हमेशा खतरा रहता था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उन आक्रमणों को भी विफल किया, बहुत सारे को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अंतिम शासक है, कैमूर्स की हत्या किसने कराई? इसी जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर्स की हत्या कराई। कैमूर्स आप जानते ही हैं कौन है, क्यूमर्स जिसको हमने बोला था, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैमूर्स की हत्या इसने करा दी, और कैमूर्स की हत्या इसने कराई तो फिर क्या होता है कि ये दिल्ली से दूर बैठा रहा, दिल्ली तभी भी नहीं गया उसकी हत्या करा के, ठीक है। उसकी हत्या करा के ये जलालुद्दीन खिलजी, और लगभग कुछ दूरी पर पड़ता है दिल्ली से किलोखरी, जिसको कैलूगढ़ी भी हम कहते हैं, किलोखरी, यानी कि कैलूगढ़ी में बैठा रहा। कितने दिनों तक? 1 वर्ष तक वहीं बैठा रहा, 1 वर्ष तक। और इस 1 वर्ष में इसने क्या किया, बैकग्राउंड स्टोरी हम बता रहे हैं। 1 वर्ष तक ये क्या करता है, 1 ईयर तक ये वहीं रुका रहा। अब इसको पता था कि भाई इसने एक सुल्तान की हत्या करवाई है, अब था ये भी सेना में ही, तो इसके समय पर और भी लोग सेना में रहे होंगे जिनके अंदर महत्वाकांक्षा होगी कि भाई हम भी राजा बनेंगे, तो वो लोग इसके विद्रोही बन गए। अब विद्रोही बन गए तो इसने अपने विद्रोहियों के लिए कोई खास ऐसी रणनीति नहीं बनाई कि भाई मैं उनको सप्रेस करूं, उनका दमन करूं, मतलब उनको रूल करने दिया छोटे छोटे तरीके से, जिसके पास जो शक्ति थी वो इसने बनी रहने दी। मतलब कोई भी विद्रोह इसने नहीं किया अपने, जो मतलब कहते हैं कि इसके जो भी विरोधी थे, और 1 वर्ष तक दूर शासन से बना रहा और अपने विद्रोहियों को इसने ऐसे ही शासन करने दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि इसने एक अच्छा शासन उस समय पर चलाया, ठीक है, जिसकी जैसी मनमानी है वो करते रहे। लेकिन यहाँ पर एक लाभ क्या मिला इसको, देखो समझो कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इसका उदय हुआ। जो बलबन था, बलबन के बारे में मैं एक कहूँ कि एक शब्द आप क्या लिखेंगे, क्या मन में आएगा आपके? तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि बलबन तो भैया निरंकुश शासक था, ठीक है, एकदम ऑटोक्रेट था वो। उसके ऊपर कोई रोक नहीं थी, कोई लगाम नहीं थी। उसने अपने मैंने आपको कहा था उसने खुद को क्या बोला था, नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही। तो उसने कह दिया कि मुझे तो आदेश ईश्वर से मिलते हैं, अब सही और गलत मैं नहीं जानता। तो एक समय पर उस बलबन ने क्या किया कि जो उच्च और कुलीन लोग थे, कुलीन का मतलब उच्च वर्ग के लोगों को ही वो अपनी सेना में शामिल करता था बलबन, और जितने भी निम्न वर्ग के या गरीब थे उसने सबको शासन से दूर कर दिया था। वो ये कहता था, बलबन के संदेश साफ थे कि मुझे गरीब को देख करके घृणा होती है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है कि बलबन जो है निम्न वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करता था, और उच्च कुलीन जो सरदार होते थे उन्हीं को, और स्वयं इस बात में भागीदारी रखता था अपनी, खुद जांचता था इस बात को कि भाई कहीं गलत तरीके से कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति एंटर ना कर जाए शासन में। अब जलालुद्दीन खिलजी ने इस बात को समझा कि जो निम्न वर्ग है वो गुलाम वंश के पतन के समय पर गुलाम वंश से एकदम नाखुश है और नाराज है,
तो उसी निम्न वर्ग को इसने बढ़ावा दिया और नए नए सरदार इसने बनाने शुरू किए जो निम्न वर्ग से थे। तो मुझे बताइए, निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो जलालुद्दीन खिलजी की तरफ खुश हुए होंगे या नहीं? या जो सरदार थे, जो कुलीन सरदार नहीं थे, उच्च वर्गों से नहीं थे, वो आपका जलालुद्दीन खिलजी की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे? यस और नो? पहले आप सबका आंसर आए तब हम आगे की स्टोरी आपको बताएंगे। यस, हुए होंगे। तो यही उसकी सफलता का कारण है। और धीरे धीरे उसी निम्न वर्ग ने क्या किया कि जो विरोधी थे जलालुद्दीन खिलजी के, उनके मतलब सामने एक ऐसी शक्ति खड़ी कर दी और सबको लगा कि जलालुद्दीन खिलजी के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा ग्रुप आ चुका है। अब जिसको सीधे जनता का ही साथ मिल जाए, उससे तकड़ा राजा या उससे मैं कहूं कि ताकतवर राजा कोई होता नहीं। जिसको जनता का समर्थन मिलने लग गया, निम्न वर्ग या गरीब लोगों का जिसको समर्थन मिलने लग गया, तो निम्न और गरीब ही ज्यादा होते हैं संख्या में, तो उन सबका समर्थन इसको मिला। तो कहते 1 वर्ष तक इसने बाहर रह के कंट्रोल किया, और जब तक दिल्ली की जनता ने स्वागत नहीं किया तब तक ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं गया। 1 वर्ष के बाद में इसका स्वागत जनता ने ही किया और ये फिर आपका दिल्ली गया। लेकिन वहां जाकर के भी क्या चाल चलता है, वहां जाकर इसने चाल ये चली कि नहीं, मैं बलबन की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, बलबन की गद्दी पर मैं नहीं बैठ सकता हूं। और बलबन की गद्दी के बराबर में ही क्या बोलेंगे, बलबन की गद्दी के बराबर में ही वो क्या बोलेंगे यहां पर, बलबन की गद्दी पर नहीं बैठा। ये छोटी सी बात याद रखेंगे तो स्टोरी याद रहेगी। बलबन की गद्दी पर, गद्दी पर नहीं बैठा, नहीं बैठा। और साथ में एक चाल और चलता है, गद्दी पर नहीं बैठा, बोलो मैं इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं तो इसके साइड में बैठ के शासन करूंगा। दूसरी चीज, बलबन का एक भतीजा था मलिक छज्जू, और साथ में मैंने एक बलबन का दोस्त बताया था मलिक फखरुद्दीन, जो कि दिल्ली का कोतवाल था। जानते हैं दोनों लोगों को? फखरुद्दीन का जिक्र आप अभी सुन चुके हैं। अभी आप जो है मलिक छज्जू से परिचित नहीं है। मलिक छज्जू अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो बलबन का एक भतीजा था। तो ये दोनों लोग शासन के जो है आपका, भाई खुद को मानते थे कि भाई गद्दी हमको मिलेगी बलबन के बाद में। तो इसने पहला ऑफर उनको दिया। अब चूंकि मलिक छज्जू इस बात से परिचित था, इस बात को जान चुका था कि भाई इसने तो जो सारा वर्ग अपने साथ कर लिया है और अब ऑफर दे रहा है, इसके मतलब मेरी हत्या तय है, मुझे मेरा मर्डर कर दिया जाएगा। तो पहले तो उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। फिर यही ऑफर दिया फखरुद्दीन को कि भाई आप राजा बनिए, मैं तो आपको राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अच्छा बेटा, हमको पागल बना रिया। तो वो भी इससे उन्होंने भी इंकार कर दिया। जब उन्होंने देखा यार सारा वर्ग तो इसके समर्थन में है, हमारी तो हत्या तय है, तो उन दोनों लोगों ने क्या है, मना कर दिया। उसके बाद में गद्दी पर बैठता, और उसमें भी गद्दी पर नहीं बैठता, बोलता शासन साथ बराबर में बैठ के मैं शासन करूंगा। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी के गद्दी पर बैठने का क्रम है। स्टोरी क्लियर है? थम्स अप करके बताएं। जलालुद्दीन खिलजी किन स्थितियों में बैठा है? तो खिलजी वंश का हम बोले तो आपका हम लिखेंगे संस्थापक। देखो ये जो मैं बताता हूँ ना, एक्स्ट्रा कहानी, आपको कुछ भी अतिरिक्त या पीछे का जो भी हिडन स्टोरी है, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो मैं आपको इधर बताऊंगा हमेशा, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस बात को याद रखेंगे आप, ये उम्मीद आपसे मैं करूंगा। संस्थापक यानी कि फाउंडर, इधर वो होंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी। और इतिहास की आप एक बेहतर समझ विकसित करना चाहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, बलबन के समय से सेना में एक्टिव था। फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसने एक टाइटल एक्सेप्ट किया था, मतलब इसको दिया गया था जब ये आपका शासन में था गुलामों के समय पर। इसका जो टाइटल था, वो टाइटल था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां पूछा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो कैकूबाद ने दी थी, जो सेकंड लास्ट एम्परर था गुलाम डायनेस्टी का। ठीक है, 67 ईयर्स का था जब ये गद्दी पे बैठा था। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक, इससे बुजुर्ग कोई नहीं हुआ। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको? हम कह देंगे द ओल्डेस्ट रूलर ऑफ सल्तनत।
पीरियड, ओल्डेस्ट रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड। इसके दो बेटे थे, दो पुत्र हैं इसके। ही हैव टू सन्स, इब्राहिम खाने खाना एंड अरकली खां। इब्राहिम खाने खाना, खान एक खाना, और साथ में आपका एक था अरकली खां। अरकली खां मुख्य बेटे इनका जिनका जिक्र आता है। एक छोटा बेटा और था कादर खां नाम से, ठीक है। कड़ा मानिकपुर इसका भतीजा था, एक इसका भाई था सिहाबुद्दीन, उसका बेटा था। कड़ा मानिकपुर की, ये तो लिख सकते हैं ना साथी आप, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। टू सन इब्राहिम खाने खाना एंड अरकली खां, ये तो जरूरत ही नहीं है। कड़ा मानिकपुर एक जागीर होती थी इलाहाबाद के पास में। कड़ा मानिकपुर की जागीर भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी। अलाउद्दीन खिलजी को हम हमेशा लिखेंगे AK। अलाउद्दीन खिलजी, आप चाहे उसको पूरा नाम लिख लें। gave the estate of कारा, कारा भी बोलते हैं इसको, कई बार आपको कारा मिलेगा या कड़ा बोल दें, करा। टू हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी। बात क्लियर है। ये इसका एक बैकग्राउंड है। जब ये गद्दी पे बैठा तो इसके दो बेटे थे, एक तो था इब्राहिम खाने खाना और एक अरकली खां, और साथ में इसका एक भतीजा यानी इसके जो भाई थे, बड़ा भाई था इसका सिहाबुद्दीन, जिसकी बहुत जल्दी मतलब अर्ली एज में डेथ हो गई थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो पिता था उसकी बहुत कम उम्र में, मतलब इसके जन्म के बाद ही डेथ हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण भी किसके जिम्मे था? वो जलालुद्दीन खिलजी के जिम्मे था। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का कौन है? उसके पिता का छोटा भाई, अर्थात उसका चाचा है। और उसकी बेटी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी भी की, यानी उसका ससुर भी है और उसका चाचा भी है। ठीक है, ये छोटी सी बात समझ में आती है। अब एक की पॉइंट समझना थोड़ा सा, जलालुद्दीन खिलजी का शासन। जलालुद्दीन खिलजी का शासन, की पॉइंट्स है इसमें कुछ, आप चाहें तो इसको नोट करें या ना करें, आपकी मर्जी है। थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं जैसे इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमने एक जिक्र किया, कड़ा मानिकपुर की जागीर कहां पर पड़ती थी? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज के पास में। तो वो कड़ा मानिकपुर की जागीर उसने किसको दी थी? सबसे पहले वो सीधे अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दे दी उसने। दरअसल में जो कड़ा मानिकपुर की जागीर थी, सबसे पहले उसने दिया था बलबन का भतीजा मलिक छज्जू, मैंने जिक्र किया आपसे। और जब मलिक छज्जू इस बात का विद्रोह करता है और मलिक छज्जू बोलता है कि भाई नहीं, हम दिल्ली के शासन के सामने नहीं झुकेंगे, और जैसे वो गद्दी पे बैठा जलालुद्दीन खिलजी, तभी मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। तब उसको मलिक छज्जू से उसने छीन करके तब किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो याद रख लेना, कड़ा की जो जागीर है वो सीधे आपका अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिली, पहले किसको मिली थी? बलबन के भतीजे को, यानी कि आपका बलबन का भतीजा कौन? मलिक छज्जू। तो इसके समय पर आपका इसका जो शासन हुआ, तो इसके समय पे मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, और रिवोल्ट ऑफ मलिक छज्जू उसको बोलते हैं। कभी भी आपसे पूछे मलिक छज्जू का विद्रोह किस वर्ष में हुआ था और किसके खिलाफ हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ, 1290। ठीक है, 1290 में, 1290 में। ठीक है, अब इस जो विद्रोह इसने हुआ, तो इस विद्रोह को इसने क्या कर दिया? दबा दिया। ठीक है, और ये जागीर किसको दे दी? अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। और यहां पर क्या होता है आपका, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस मलिक छज्जू को उसने गिरफ्तार किया और अपने बेटे अरकली खां के संरक्षण में उसको छोड़ा। ठीक है, किसके संरक्षण में छोड़ा है? अरकली खां। अरकली खां किसका बेटा? जलालुद्दीन खिलजी का। तो अरकली खां के संरक्षण में उसको छोड़ा, और अरकली खां जो होता था उसमें मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, याद रख लेना, मलिक छज्जू को कहीं किनारे पे लिख लेना इस बात को, या ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। मलिक छज्जू को अपने पुत्र सुधरने का मौका दिया, मतलब उसे खत्म नहीं किया। अपने पुत्र अरकली खां, अरकली खां, अरकली खां जो कि कहां पर था? गवर्नर ऑफ मुल्तान हुआ करता था। मुल्तान का गवर्नर था ये, मुल्तान का गवर्नर था अरकली खां। मुल्तान का गवर्नर के संरक्षण में छोड़ दिया, भाई इसको सुधरने का मौका दिया, संरक्षण में छोड़ दिया।
अब पहले जो लोग विद्रोह करते थे तो उनको छोड़ देते थे या मार देते थे ज़्यादातर शासक? तो आप कहेंगे ज़्यादातर शासक तो भैया उनका कत्ल किया कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो इसका शासन है, तो जलालुद्दीन खिलजी का शासन कैसा था अगर आपको कभी सोचना है, तो वो एक उदारवादी शासन था। ठीक है, तो उसने क्या है, किसी को भी बहुत ज़्यादा पनिश नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके, और उसी से बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। जैसे इसके समय पर बलबन ने जो लोग दिल्ली में लूट करते थे उनका क्या हाल किया था, उनके खिलाफ कौन सी पॉलिसी उसने अपनाई थी? कौन सी पॉलिसी उसने अपनाई थी बताओ? तो आप कहोगे लोह एवं रक्त नीति। इसने दिल्ली के जो लुटेरे थे, दिल्ली के लुटेरे इसके समय पर एक्टिव हो गए बलबन की मौत के बाद में। 1287 में बलबन की डेथ होगी, तो उनको पता चला यार बलबन तो रहा नहीं है, फिर से दिल्ली में लूटपाट करते हैं। अब वो लूटपाट करने के लिए दिल्ली में आते, और सबने ऐसे ही मैसेज जैसे बलबन को दिया, जलालुद्दीन खिलजी को भी दिया कि जेके भाई आपके यहाँ, जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी, जेके भाई आपके यहाँ पर जो है बहुत लूटपाट हो रही है। तो इसने कहा लुटेरों को पकड़ के लेके आओ। तो लुटेरे सारे लाए गए इकट्ठे कि भाई ये लोग लूट करते हैं। तो इसने क्या किया, बहुत सारा धन दिया उन लुटेरों को। ठीक है, और उन लुटेरों से बोलता है कि जो लुटेरे तो समझते हो लूट करने वाले, और उनसे कहता है कि भाई ये धन लेके जाओ और अब तुम्हें भविष्य में लूट की जरूरत नहीं है, और अब तुम लूट करने मत आना। और नाव भिजवाई उनके लिए, संरक्षण दिया उनको कि भाई इनको छोड़ के आओ इनके घरों तक। आप समझ रहे हैं वो किस तरह से चेंज करना चाह रहा था? तो शासन उदारवादी हुआ या नहीं हुआ? बोलेंगे भैया ये तो दोस्त राजा हो गया, एमिएबल रूलर है। उसने बोला भाई इनको विदा करो आराम से। लोग देख रहे हैं यार ये पगला गया क्या, पागल आदमी है, इनको दंड पनिश पनिश करना चाहिए इनको, और इनको पनिश नहीं कर रहा है। मैंने आपको बता दिया इसके जो विद्रोही थे उनको भी ये पनिशमेंट नहीं देता था। इसके समय पर मंगोल आक्रमण हुआ 1292 में। कभी भी पूछे मंगोल अटैक एट द टाइम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जो मंगोल अटैक हुआ, मंगोल अटैक, ये दरअसल में चंगेज खां का पोता था, अब्दुल्ला उसके नेतृत्व में हुआ था, और ये हुआ था 1292 में, 1292 में। अब देखो इसने क्या किया, जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनको तो विफल तो कर दिया इसने, अब अरेस्ट कर लिया उन मंगोल आक्रमणकारियों को, बोला इन सबको अरेस्ट कर लो। अब सारे मंगोल लाए गए सामने, और उनको बोले यार तुम क्यों बार बार लड़ने क्यों आ जाते हो, तुम्हें क्या मतलब है, अपना तुम्हारा घर नहीं है, घर वर नहीं चलाना तुमको? एक काम करो, तुमको मैं जगह देता हूँ इधर दिल्ली में, और यहाँ तुम बस जाओ आकर के सारे। दिल्ली में जो मंगोलपुरी है उसको उस समय पर मुगलपुरा के नाम से जाना गया, फिर धीरे धीरे मुगलपुरी हुई वो, और फिर आपका क्या मंगोलपुरी। और दिल्ली में आप देखोगे जो आपका ये इलाका है वो उसी समय पर इसके द्वारा ही उनको अलॉट किया गया था, और वहां करके मंगोल बस गए। बोले यार राजा मदद कर रहा है, क्यों लड़ेंगे, आराम से बस जाएंगे। अब लोग इसका विरोध करने लगे जलालुद्दीन खिलजी का, कहते हैं इसकी उदारता ही इसके विरोध का कारण बनी। कह रहे यार ये तो मतलब शासन ही नहीं चला रहा। अब जो शासक लोग थे उस समय पे, जो सरदार लोग थे, सरदारों को तो चाहिए ना यार कि थोड़ा भय तो होना चाहिए राजा का। अब राजा को कोई भय है नहीं, राजा एकदम दोस्त की तरह से काम कर रहा है। तो 1292 के बाद में इसने क्या है, मंगोलपुरी बसाया, इन सबको ले आया मंगोलों को। मंगोलपुरी दिल्ली में है आज ये, अभी भी है, मंगोलपुरी बसाया इसने। बोला इधर मंगोलपुरी में आके सब लोग रहने लगो। ठीक है, अब जितने भी सरदार थे जो महत्वाकांक्षी थे कल गद्दी की तरफ, और उनको लग रहा है यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उन सब का रुख हो गया इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक आक्रामक व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसको अपना साम्राज्य बनाना था। अब ये सारे के सारे लोग किधर रुख करने लग गए, तो सरदार रुष्ट हो जाएंगे ऐसे, ये तो चलो ठीक है यार कोई नहीं, पैसा वैसा दे दो इनको, जो अटैक कर रहा है उसको भी पैसे दे रहा है। तो वो सब लोग क्या हो गए भाई, इसके विरुद्ध हो गए, और उन सब ने कौन सा रुख अपनाया, अलाउद्दीन खिलजी का, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चलते हैं, इसको तो हटाओ, ये तो पागल वागल कर देगा। और ऐसी स्थिति में दिल्ली में एक आपका सिद्दी मौला रहा करता था, सिद्दी मौला, सिद्दी मौला की इसने हत्या करवाई। याद रखना, सिडी मौला, सिद्दी मौला भी बोलते हैं, सिडी मौला भी बोलते हैं, सिडी मौला की हत्या। अब आप कहेंगे भैया ये तो किसी का विरोध ही नहीं कर रहा, तो फिर से कैसे हत्या करा दी किसी की? आपका क्या बोलेंगे, मर्डर ऑफ सिडी मौला, कैसे?
अब सिद्दी मोला जो है वो एक मतलब आपका दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी, लोग उसके पास बैठते थे, और वो जितने भी लोग जलालुद्दीन खिलजी से नाराज थे वो सिद्दी मोला को अपना सरदार मानने लगे। और दिल्ली में ये बातें फैलने लगी कि एक दिन सिद्दी मोला जो है वो दिल्ली के शासन को कवर कर लेगा और जलालुद्दीन खिलजी को हटा लेंगे और सिद्दी मोला को अपना नायक बनाएंगे। अब वहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं चलती थी ऐसी, और उसी चर्चा के बारे में किसी ने जलालुद्दीन खिलजी को बता दिया। जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में जब ये पेश हुआ, आप करके सिद्दी मोला को बुलाया गया और वहीं दरबार में सिद्दी मोला की हत्या कर दी गई। सब लोग एकदम से अवाक रह गए, बोले यार ये तो, हम तो ये मान रहे थे दंड कुछ पनिश वनिश करेगा ही नहीं किसी को, सिद्दी मोला ने तो सोचा भी नहीं होगा बेचारे ने। लेकिन कहते हैं कि बस यही एक अपवाद उसके शासन में मिलता है जहाँ पर उसकी उदारता नहीं दिखती और उसके पूरे शासन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। सिर्फ यही एक कलंक का बिंदु लगता है, नहीं तो उसने किसी को भी कोई दंड नहीं दिया। अब सारे अमीर किधर रुक कर गए, जितने भी अमीर सुल्तान थे या ताकतवर लोग थे वो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। तो ये इसके शासन के बारे में बात है, ये कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में कि भैया आपने देखा इसके काम से ये कैसे हंसी का पात्र बना। ठीक है, ये तो हंसी का पात्र बना ना, लोगों के बीच में इसके काम ही ऐसे थे, तो बहुत मजबूती से तो शासन चलाया नहीं, एक उदार शासन चलाया। अच्छा, और क्या बातें आती हैं? जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने कला को संरक्षण दिया, जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी, खिलजी के दरबारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला नाम आता है आपका हसन देहलवी का, हसन देहलवी। ठीक है, दरबारी कवि लिख सकते हैं आप, या कोर्ट पोइट लिख सकते हैं इनको। दरबारी कवि यानी कोर्ट पोइट ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा है आपका अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। हसन देहलवी उतने चर्चित नहीं हुए, लेकिन अमीर खुसरो बहुत चर्चित नाम है। अमीर खुसरो के बारे में लिखना। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का ओरिजिनल नेम ऑफ अमीर खुसरो का नाम है अबुल हसन, अबुल हसन। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था पटियाली में, जो कि यूपी में कासगंज या एटा कहा जाता है, पटियाली, उत्तर प्रदेश। बर्थ इन पटियाली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जो गुरु हैं, इसके जो टीचर थे वो थे निज़ामुद्दीन ओलिया, निज़ामुद्दीन ओलिया, निज़ामुद्दीन ओलिया। अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकों के बारे में जिक्र मिलता है। इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? बुक्स ऑफ अमीर खुसरो। जैसे बुक्स में पहला नाम आता है किरान उस सादेन, किरान उस सादेन। किरान उस सादेन बुक का क्या कॉन्टेक्स्ट है? इसमें जो आपका गुलाम सम्राट था कैकुबाद, और जो उसका पिता था बुगरा खा का मिलन है। मैंने इस मिलन का जिक्र भी आपसे किया था। इस मिलन को बताती है, यानी मीटिंग ऑफ कैकुबाद एंड बुगरा खा, किरान उस सादेन। एक किताब है आपका खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह बुक में क्या है? जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता। अब आप कहेंगे भैया ये तो जलालुद्दीन का दरबारी कवि है, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कैसे लिख रहा है? का जो चित्तौड़ एक्सपेडिशन था, क्या बोलेंगे? चित्तौड़ एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दरअसल में अमीर खुसरो दरबार में रहा और बहुत सारे शासक बदले। और अमीर खुसरो की अगर बात करें तो उसने लगभग कितने सुल्तानों का दरबार देखा था? तो अमीर खुसरो ने भाई साहब जो दरबार देखा है वो आपका देखा है कितने का? 8 सुल्तानों का। यानी उसके समय पर जो है आपका कई सुल्तान तो जो है गुलाम वंश के, क्योंकि अमीर खुसरो जब दरबार में आया तो उसको बलबन का भतीजा लेके आया था, उसने एंटर किया दरबार में, दिल्ली दरबार में।
और उस समय से आपका बलबन के अंतिम समय से लेकर के बलबन के बाद के ही दो शासक रहे, कैकुबाद कैमूर्स। फिर जो आपका अगर हम बात करें पूरा खिलजी वंश इनके सामने रहा। कितने सरदारों का आप कहेंगे, दिल्ली के 8 राजाओं का शासनकाल इसने देखा था। तो जलालुद्दीन खिलजी हुए आपका, या अलाउद्दीन खिलजी हुआ, या अलाउद्दीन खिलजी के बाद में आपका मुबारक शाह, या मुबारक शाह के बाद में खिलजी वंश में खुसरो खां हुआ। ठीक है, तो इस सब के समय पर ही ये शासक हुए आपका। तो इसने लगभग 8 सुल्तानों को, यानी इसके समय पर सुल्तान बदलते रहे और ये मौजूद रहे दरबार में। विद्वान व्यक्ति था अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो एक बहुत विद्वान व्यक्ति है। अमीर खुसरो ऐसे ही नहीं है कभी ऐसे ही समझ रहे हो, जनरल व्यक्ति है। अमीर खुसरो ने बहुत कुछ दिया इस भारत को। खजाइन उल फतूह है। एक साथी पुस्तक का नाम आता है खलीक ए बारी। खलीक ए बारी किसकी बुक है? खलीक ए बारी। ये दरअसल में हिंदी फारसी डिक्शनरी है। आपको फारसी भाषा के शब्द जानने हैं। हिंदी हिंदी फारसी शब्दकोश, यानी इंडो पर्शियन डिक्शनरी। इंडो पर्शियन डिक्शनरी है ये एक आपका, इंडो पर्शियन डिक्शनरी है। खली के बारी थम्स अप करके बताइए, लिख लोगे ना? किरान उस सादेन, ऐसे बच्चों लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। ये किरान उस सादेन बुक है। ठीक है, जो भी नाम आपका बनेगा वैसे ही बनेगा। हिंदी फारसी डिक्शनरी है खली के बारी। एक किताब आती है यहाँ पे, मिफ्ता उल फतूह। मिफ्ताह उल फतूह, फतूह, मिफ्ता उल फतूह, मिफ्ता उल फतूह। लैला मजनू, लैला मजनू, लैला मजनू। और लैला और मजनू के साथ में एक किताब और है इसका, नूर सिपीहर। नूर सिपीहर भी बहुत चर्चित बुक है, नूर सिपीहर। और एक किताब है तुगलक वंश के ऊपर इसने लिखी है, तुगलकनामा। तुगलकनामा, ठीक है, तुगलक वंश के ऊपर है। और आशिका बुक लिखी है इसने, आशिका, आशिका उल अनवर। आशिका उल अनवर बुक के राइटर कौन है? तो वो अमीर खुसरो हैं। तो बहुत सारी किताब लिखी है मतलब अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो यहाँ पे लिख लेना, अमीर खुसरो, सॉरी, अमीर खुसरो ने, खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। इस बात का क्या मतलब है कि उसके समय पर कितने शासक हुए? 8 शासक बदले दिल्ली पर। ठीक है, क्या बोलेंगे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो सो द कोर्ट ऑफ 7 सुल्तान और 7 एम्परर। कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है, 7 सुल्तान्स। इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया से भी प्रश्न आता है कि उनके समय पर कितने शासक रहे। हालांकि निजामुद्दीन औलिया तो कभी किसी शासक के पास में नहीं गए। निजामुद्दीन औलिया के बारे में तो ये कथन है कि एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे जिद की थी कि भाई जो है मेरी मिलने की तमन्ना है, और ऐसे कैसे निजामुद्दीन औलिया नहीं मिलेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भी ये कह दिया था कि सुल्तान यदि पश्चिम के दरवाजे से आएंगे तो मेरे घर में दरवाजे हैं, तो मैं पूर्व के दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, बिना मतलब जबरन, या बोले बिना ज़बरदस्ती के तो नहीं मिल सकते मुझसे, और मेरी मतलब कुछ भी दिल्ली सल्तनत में या सुल्तान के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। मैं तो एक सूफी व्यक्ति हूँ जिसका राजपाट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो याद रख लेना, कहीं लिख लेना, जो ओलिया निज़ामुद्दीन औलिया हैं। निज़ामुद्दीन औलिया जी की दरगाह कहाँ पर है बताओ ज़रा? औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। इनके समय पर मतलब 7 सुल्तान, ये कभी दरबार नहीं गए किसी के, याद रखना। और औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। ठीक है, दरगाह जरूर याद रख लेना इनकी, दरगाह कहाँ पर है। अमीर खुसरो को एक टाइटल आपने सुना होगा। अमीर खुसरो को क्या बोलते? तूताए हिंद। क्यों बोलते थे उनको तोताए हिंद या तूतिए हिंद क्यों कहते थे? क्योंकि देखो, लिख लो पहले टाइटल को, यहाँ पे लिख लेना, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किसने सिखाया भारत को? खड़ी बोली हिंदी वो है जो दिल्ली एनसीआर के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग, ठीक है, हिंदवी भाषा बोलते हैं उसको।
खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग ये किसकी देन है? तो आप बोलेंगे ये खुसरो की देन है। खुसरो ने, खुसरो ने, ठीक है। यूज ऑफ, यूज ऑफ खड़ी बोली हिंदवी, हिंदवी किसने? खुसरो। अब दरअसल में खुसरो को इसी वजह से बोला गया क्या, तोताए हिंद। और एग्जाम में तो कई बार पैरट ऑफ इंडिया आ जाता है, इसको लिख के याद रख लेना। क्या बोलेंगे? पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया। अच्छा, तूती शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताओ मुझे, क्योंकि यहां पर इसने एक स्टेटमेंट दिया था अमीर खुसरो ने कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। आपने एक कहावत सुन रखी होगी, उसकी तूती बोलती थी एक जमाने में। तो ऐसी अमीर खुसरो ने कहा मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछिए। तो वो हिंदी भाषा को बहुत बढ़ावा दे रहा था, कह रहा हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानना है तो मुझसे हिंदवी भाषा में पूछिए। किस भाषा को बढ़ावा दे रहा था? हिंदवी को। तो इसीलिए कहा गया। इसमें पूछने की बात करता है, क्या बोला था उसने? कुछ भी पूछना है मुझसे हिंदवी में पूछिए। यहाँ पर लिखेंगे, कभी भी पूछ ले आपसे। ऐसे भी पूछ सकता है कि मान के चलो खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है, उसको तोताए हिंद किसने कहा फिर? तो तोताए हिंद उसको अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। एके ने, लिख लेना एके, अलाउद्दीन खिलजी, जे के जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर लिख लेना। ये क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1296 में, 1296 की बात बाद में करते हैं पहले, क्योंकि 1296 में तो डेथ ही होगी जलालुद्दीन खिलजी की। अगर हम यहाँ पर बात करें अलाउद्दीन, वो आपका अमीर खुसरो ने और क्या क्या दिया भारत को, तो बताएं। यहाँ पर छोटी सी चीज़ें लिखना। कौन कौन सी चीज़ें? कव्वाली, कव्वाली, कव्वाली गाई जाती है या नहीं? गज़ल, जैसे जगजीत सिंह तुमने सुने होंगे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कौन है जी इन सब के जनक? सितार आपने सुना होगा, पंडित रविशंकर बजाते हैं। तबला जाकिर हुसैन आपने सुना होगा। तबला के जनक खुसरो हैं। ये सब भारत में खुसरो की देन है। सुना है ना? पंकज उदास गजल गायक हैं। तो क्या बोलेंगे? खुसरो इज द फादर ऑफ, खुसरो इज द फादर ऑफ कव्वाली, कव्वाली, गजल, गजल, पजल, पजल बोलते पहेली को, पजल, सितार एंड तबला, एंड तबला, इस सब के वो जनक हैं। याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आप कहेंगे नहीं भैया कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये तो इसके समय के कार्य हैं, जलालुद्दीन खिलजी के समय कौन प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी का उदय कैसे हुआ। अब दरअसल में 1296 की बात है। मुझे बताओ अलाउद्दीन खिलजी की पोस्टिंग यहाँ पर कहाँ पर है? अलाउद्दीन खिलजी की पोस्टिंग कहाँ पर है? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कराई। अलाउद्दीन खिलजी ने कराई। जलालुद्दीन खिलजी मतलब कितने वर्ष का शासन उसका रहा आप कह सकते हैं? जलालुद्दीन वाज मर्डर्ड बाई, जलालुद्दीन वाज मर्डर्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी इन 1296। अब यहाँ पर बहुत मतलब आपको उदय देखना है, अलाउद्दीन खिलजी का किन स्थितियों में उदय हुआ है। मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी भी कराई, ठीक है, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए थी उसके लिए कि भाई उसकी बहुत सेवा करता, लेकिन ऐसा नहीं था।
तख्त और शासन ऐसी ही चीज हैं। व्यक्तियों में लालच हमेशा से रहा है। अच्छा, आपको एक कहानी सुनाई जाती होगी कि आजकल के लोग वैसे नहीं रहे जैसे पहले लोग थे। बताया जाता है हमको या नहीं? पहले के लोग अलग तरह के थे। तो दरअसल में वो हर जमाने में बात होती है। हमसे जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद के लोग होंगे वो भी यही कह रहे होंगे कि पहले का जमाना और था। उसके बाद में जो और पीढ़ियां होंगी वो कहेंगी कि पहले का जमाना और था। दरअसल में मैं आपको बताऊं तो मनुष्य में लालच हमेशा से रहा है, और ये एक सत्य है, कड़वा सत्य है, सबको हमें स्वीकारना चाहिए। अगर सबसे प्राचीन से प्राचीन पुस्तक को भी आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा क्रोध, लालच, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये हमेशा से मौजूद हैं। चाहे आप किसी भी प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ को देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो उदय है, जो उसका ऊपर उठने की प्रक्रिया है, उसके विरोधी हमेशा से लोग रहे हैं। ऐसा देखते ना आप, कोई प्राचीन ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, कोई प्राचीन पुस्तक आपने पढ़ी होगी, जैसे सबसे प्राचीन पुस्तक एक चाइना की मानी जाती है कि वो ज्ञात पुस्तकों में सबसे प्राचीन है। तो वहाँ पर भी उस तरह की कहानियाँ उसको पढ़ने में पता चलता है कि लोगों में तो ईर्ष्या की भावना हमेशा से रही है। ठीक है, तो यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करा दी। अब ये हत्या कैसे कराई है? एकदम से हत्या नहीं हुई। तो ये यहाँ पर आपको जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, एक हिडन स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर है? कड़ा में। कड़ा में, प्रयागराज में था कड़ा मानिकपुर। आप कहेंगे हाँ जी। और मैंने कहा था जितने भी लोग जलालुद्दीन खिलजी से नाराज थे वो सब किसके पक्ष में आ गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। बोले भाई इसको हटाओ। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 2 वर्ष योजना बताई थी। 1294 की बात है जब ये योजना बननी शुरू हुई, और 1296 में ये योजना एग्जीक्यूट हुई। कैसे? तो उसने कहा कि भाई जलालुद्दीन खिलजी को हटा तो दें, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को हटाने के लिए धन की जरूरत है। ठीक है, इसको धन के द्वारा हटाया जाएगा, नहीं तो अगर बिना पैसे के हटता तो मलिक छज्जू ही हटा देता इसको, तो बलबन का भतीजा ही हटा देता अगर इतना जलालुद्दीन खिलजी इतना कमजोर होता तो। उदार था लेकिन कमजोर नहीं था। तो उन सब ने कहा कि भाई पैसे की जरूरत होगी। तो पैसा कहां से आए? तो पैसे के लिए इसने सुना कि भाई जो महाराष्ट्र में देवगिरी है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में नाम भी दिया था दौलताबाद, वही देवगिरी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई देवगिरी बहुत रिच है, एक काम करते हैं देवगिरी पर अटैक करते हैं और वहां से जो पैसा है उसे लाएंगे पहले उस पैसे को, और उस पैसे को आने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी को किसी तरह फंसाएंगे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को फिर तख्त से हटाएंगे। जलालुद्दीन खिलजी को मारने की कोई योजना नहीं थी। बर्नी ने स्वयं लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन खिलजी को मारने के पहले कोई योजना नहीं थी। ये तो अकस्मात जब उसने जलालुद्दीन खिलजी को सामने अकेला देखा तो उसके मन में प्लान आ गया और उसने हत्या करा दी। अब बर्नी को ऐसा कैसे पता है? क्योंकि बर्नी का जो चाचा है वो अलाउद्दीन खिलजी के नज़दीकी लोगों में से एक था, जिसको हम अलाउल मुल्क कहते हैं। या मैं ये कहूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन में अगर किसी की बात मानी तो अलाउल उल्क की बात मानी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करूंगा, ठीक है, और मेरे तो आदेश जो हैं वो पैगंबर के बाद में मेरे ही आदेश होंगे, तो तब अलाउल मुल्क ने उसको समझाया, ठहरो, भारत में अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो विजित नहीं है, पहले इंडिया को जीतो। उसने कहा नहीं, मेरा मन तो ऐसा करता है कि दिल्ली में किसी एक उत्तराधिकारी को छोड़ दूं और मैं विश्व विजय पर निकल जाऊं, और जैसे 4 खलीफा हुए ऐसे ही मेरी सेना में 4 व्यक्ति हों जो मैं दुनिया को जीत पाऊं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स उसके रहते थे। शराब पी लेता था अलाउद्दीन खिलजी, नशे में कुछ भी, तुम्हें पता ही, नशे में तो आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। तो अलाउल मुल्क वो व्यक्ति है, मतलब बर्नी का चाचा वो व्यक्ति है जिसके कहने से अलाउद्दीन खिलजी ने शराब भी छोड़ी और शराब पर प्रतिबंध भी लगाया। शराब के जितने व्यापारी थे, जितने जुआरी थे, उसने उनको राज्य से बाहर कर दिया था। और कहते हैं जितनी भी शराब रखी हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत में, उसको बदायूं के गेट पर पटक दिया था। जिससे कहते हैं इतनी शराब वहां पर मौजूद थी कि बदायूं के वहां पर कई महीने तक कीचड़ रही। कांच के जो बर्तन थे जिनमें वो शराब प्याले पिया करता था, कहता उनको तोड़ दिया गया, जिनकी वजह से कांच का बहुत बड़ा ढेर लग गया। ये बर्नी ने लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि बर्नी जब इस बात को कहता है कि भाई मारने की उसकी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो तो अकस्मात वो प्लानिंग बन गई। तो यहां पर एक बात आती है, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 का
देवगिरी अभियान, देवगिरी कहाँ पर पड़ता है? देवगिरी अभियान, ठीक है। देवगिरी अटैक इसको बोल सकते हैं, देवगिरी आक्रमण बोल सकते हैं। देवगिरी आक्रमण ये था महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र पर, ठीक है। अब इसको कैसे इसने एग्जीक्यूट किया? इसने 8,000 की सेना बनाई एक। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर है? कड़ा में। 8,000 की सेना और उसका कमांडर इसने बनाया, कमांडर बनाया इसने नुसरत खान को, नुसरत खान को, ठीक है। और ये 8,000 की सेना चली आपका 26 फरवरी 1296 को, और जून तक ये पहुंची, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो एक चीज में विश्वास रखा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे मजबूत चीज आप मुझे बताइए, या मैं आपसे कहूं कि मैं आपको बताना चाहूं, तो वो है उसका स्पाई सिस्टम, उसकी गुप्तचर प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर दो तरह के गुप्तचर थे, एक तो थे बरीद और एक थे मुन्ही, जिनको भेदी बोलते थे। गुप्तचर को बरीद कहते थे। तो बरीद तो जनरली एक पोस्ट था, सबको पता होता था कि भाई ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, उससे बहुत लोग डरते थे कि भाई ये तो अलाउद्दीन खिलजी का क्लोज पर्सन है। लेकिन एक होते थे भेदी, यानी कि मुन्ही। देखो एक साथी आरसीबी 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 लिखने में लग रहा है, भैया पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। उनका तो जिंदगी सेट है मेरे दोस्त, सेट, महान जिंदगी है उनकी, कोई कमी नहीं है उनको, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ठीक है। पारिवारिक रूप से बहुत सारे लोगों को है, वो पता नहीं क्यों है। ज़्यादातर क्रिकेटर्स मतलब चल नहीं पाता उनका, आपने भी देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, मतलब और भी लोग हैं जिनका नहीं चल पाता है, वो बात अलग है। लेकिन आप प्लीज मतलब एक तो जो ये रैलियों में पीछे पीछे भागते हैं, फलाने नेताजी जिंदाबाद, और एक ये जो टीम वाले जिंदाबाद वाले हैं, क्योंकि अब आपको पता है आईपीएल शुरू होगा, अब देश डूब जाएगा, आधा देश तो सट्टा लगाने में डूब जाएगा। सरकार ऐसे आंख पे आंख धरे बैठी रहती है। सरकार को जब कोई जगाएगा, बोलेगा ये गाना जो है ये क्राइम को प्रमोट करने वाला गाना है, इसको बंद करो, तो एक आध गाने को बंद कर देते हैं, एक आध शो को बंद कर देते हैं। लेकिन इनकी नज़र इसमें नहीं रहेगी इस टाइम आईपीएल में, इस देश में मैं ये कहूं कि कम से कम लाखों लड़के कर्ज में डूब जाएंगे, लाखों लड़के। और उस कर्ज में फिर वो तमाम तरह की चालाकियां करेंगे, फिर उस पैसे की रिकवरी को वो कहीं ना कहीं से करेंगे, चाहे चोरी के माध्यम से करें या घर को नुकसान पहुंचा कर करें, किसी से झूठा वादा करके किसी से कुछ लूट लें। और ये हकीकत है, तुम मेरी देखना इस बात को, आपके आसपास या परिवेश में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन सरकार को क्या आगे अपने चल रहा है ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर ये कह देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से ही तो सट्टा लगाया होगा, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना सट्टा लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे कोई शराब पी के दिखाता? अलाउद्दीन खिलजी के समय कोई शराब नहीं पी सकता था, शासक कहते हैं इसको। उसके समय पर कीमतें लगभग 16 साल एक जैसी रहीं। और आप कभी स्टडी करोगे ना इस बात पे, दिल्ली में या भारत के उस समय की स्थिति के बारे में, कीमतों के बारे में, तो आप पाओगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक बना मुबारक, वो कीमतों की वजह से गिरा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय पर सारी चीज़ों को स्टॉक कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि भाई एक सेना है, सेना को मैं वेतन कैसे दूं? तो उन्होंने कहा भैया वेतन दोगे 5-6 साल में खजाना खाली हो जाएगा, आप नगद वेतन देने की बात कर रहे हो। तो उसने कहा एक काम करो, मुझे इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई वेतन अगर सैनिक आप चाहते हैं कि खजाना भी खाली ना हो, तो आपको चीज़ों की जो महंगाई है ना वो बढ़ने नहीं देनी होगी। तो उसने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा, सटोरियों को, जो लोग कालाबाजारी करते हैं उन सब के ऊपर उसने नियंत्रण रखा। बहुत सारी चीज़ों को उसने कंट्रोल किया, जुए को कंट्रोल किया अपने समय पर, शराब को कंट्रोल किया अपने समय पर। अब उसके मैंने तुमको बताया जो भेदी थे, मुन्ही थे, वो बड़े खतरनाक आदमी थे, उनका किसी को पता ही नहीं था कौन आदमी दरबार में भेदी है, कौन बाहर भेदी है। घर का भेदी लंका ढाए। अब लोग तो भैया बड़े परेशान रहते। अब जब कोई बेचारा कुछ खबर करता, जैसे वो उस समय पे अमीर लोग थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी ने तो सबसे बोल दिया भैया किसी को तुम पार्टी नहीं दे सकते, मीटिंग नहीं कर सकते किसी के साथ में। और बेचारा कोई गुप चुप के पार्टी करता, पता चलता भेदी को पता चल गया, अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बुलाया जाता और वहां उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि नहीं। तो यहां पर जब ये सेना चली,
तो इस सेना में इसके पास कौन थे? गुप्तचर। इनका बड़ा रोल है। इसने गुप्तचरों को खुद से आगे चलाया, जो स्पाई थे, जासूस। अब अलाउद्दीन खिलजी तो यहाँ चल रहा है और इसकी जो गुप्तचर हैं वो उससे कई किलोमीटर आगे चल रहे हैं और ये मैसेज देते हुए जा रहे हैं सब जगह पर कि भाई जो दिल्ली का सुल्तान है ना जलालुद्दीन खिलजी, उसका भतीजा उससे बगावत कर बैठा है और भाग चुका है। अब उसको संरक्षण चाहिए। ये मैसेज किसने दिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जो सेना गई आपका एलिचपुर, एलिचपुर उस समय पे एक बड़ी, मतलब उस समय पे देवगिरी के कंट्रोल में एक रियासत हुआ करती थी, तो एलिचपुर ये पहुंच गया। अब इलिचपुर में जाकर के वहां तो जो सम्राट था आपका रामचंद्र देव, वहां पर शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था वहां पर? देवगिरी का शासक। इसका बहुत रोल आएगा जब ये दक्षिण अभियान करेगा। तो ये हमेशा इसका, इसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी बाद में अलाउद्दीन खिलजी से, रामचंद्र देव। और देवगिरी का जो प्रिंस था, राजकुमार, उसका नाम था सिंघन। सिंघन। ये दो लोग आपको कंसीडर रखने हैं हमेशा कि अलाउद्दीन खिलजी जब 1296 में, ये इसके राजा बनने से पहले का अभियान अभी है, राजा नहीं है अभी। तो वहां पर देवगिरी का शासक रामचंद्र देव और उसका बेटा है सिंघन। तो जो महाराष्ट्र में आप जानते हो उस समय पर मराठे भी थे आपका, तो मराठा साम्राज्य से कॉन्फ्लिक्ट थे इनके। तो राजकुमार सिंघन उस मराठा सेना से लड़ने गया हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी को राइट टाइम पे पता चल गया कि राजकुमार सिंघन अपनी शाही सेना, जो रॉयल आर्मी है, उसके साथ में कहीं बाहर गया हुआ है। यानी इस समय किले में रॉयल आर्मी नहीं है, तो लड़ने के लिए सबसे ठीक टाइम है। तो वो गेट पर पहुंच गया। अब वहां जाकर के जब रामचंद्र को ये पता चला कि भाई सेना आ चुकी है दिल्ली से, तो उसने तो पूरी जनता को ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है भैया, जो लूटपाट करनी है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लूटना है उतना लूटो। कहते हैं बहुत लूट हुई यहाँ पर। अंत में वो गेट पे पहुंच गया अलाउद्दीन खिलजी, रामचंद्र से बोला गया कि भाई गेट खोल दो, तो रामचंद्र गेट खोलने को तैयार नहीं। और जैसे ही रामचंद्र से ये कहा गया कि भैया ये तो जो है आपका जो है ना अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी का विरोधी है, ये तो वहां से आया है और पीछे से तो जलालुद्दीन खिलजी की सेना आ रही है। यहाँ जो इसने लूट किया ना वो तो इस बात के लिए किया कि भविष्य में उससे लड़ पाए, अगर तुम साथ ना दो। लेकिन अगर तुम साथ दे दो तो साथ मिलकर लड़ेंगे, पीछे से सेना आ रही है 20,000 सैनिकों की दिल्ली से। अब वो घबरा गया इस बात से। अब साथ में एक डर और था अलाउद्दीन खिलजी को कि कहीं राजकुमार सिंघन वापस ना आ जाए अपनी सेना लेकर के। तो उसने एक आदेश जारी करवाया उस समय रामचंद्र गुप्त से, ये लिख करके कि अभी तुरंत एक व्यक्ति को भेजो कि भैया ऐसा है, कल को आप लूट का दबाव नहीं बनाओगे, वापस आकर के अपना जो है, जो हमने लूटा है उसको मांगोगे नहीं। और साथ में इसी आदेश पर एक नीचे हस्ताक्षर करके ये दो कि प्रत्येक वर्ष जो भी राजस्व होगा इलिचपुर का वो तुम दिल्ली भेजोगे। तो रामचंद्र देव ने कहा ठीक है हुजूर, एक्सेप्ट है, हर साल रेवेन्यू देंगे जो भी आएगा इलिचपुर का, और साथ में अभी जो आपने लूट लिया उसको भी नहीं आपको, मतलब वापस कह देने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी लूट हुई जिसमें कहते हैं कि 600 मन सोना, एक मन का मतलब होता है 40 किलो, जैसे एक कुंटल में 100 किलो होता है, एक टन में 1000 किलो होता है, ऐसे एक मन में होता है 40 किलो। तो यहाँ से 600 मन सोना और 1000 मन चांदी लूटी गई और इसको लेकर के वापस चला। अब बहुत सारे लोगों ने बोला जलालुद्दीन खिलजी उस टाइम तक जीवित था, तो चाचा, चाचा जान, आपका भतीजा जो है ना वो पैसे धन लूट के लेके आ रहा है बहुत ज्यादा। देवगिरी को सोचा सबने था लेकिन कोई लूट नहीं पाया था उत्तर भारत का राजा। ये तो अलाउद्दीन खिलजी, उसकी दूरदर्शिता थी जिसने उसको लूटा, प्लानिंग के साथ में लूटा। वापस आया तो सब लोगों ने कहा, जब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा हप, पागल, अरे चाचा तुम्हारा भतीजा पैसे लेके आ रहा है, उससे बीच रास्ते में जाके पैसे ले लो, बाद में नहीं देगा। हप, चाचा भतीजे का प्रेम है, भतीजे को ऐसे बोल रहे हो, मेरे भतीजे को ऐसे बोल रहे हो? पता है कितने प्यार से मैंने उसको पाला पोसा है, कितने अच्छे से मैंने उसको मतलब न्यूट्रिशंस दिए हैं, तुम ये बोल रहे हो आकर के वो मुझे पैसे नहीं देगा? बोले चाचा सही बता रहे हैं तुमको, मान जाओ अभी भी टाइम है, उसे दिल्ली आने के लिए बोलो। उसने नहीं कहा, किसी की नहीं सुनी जलालुद्दीन खिलजी ने, वो पहुंच गया कड़ा। अलाउद्दीन खिलजी जब इतना पैसा उसको मिला तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हाँ मैं शासक बनने के योग्य हूं। और पूरे रास्ते में उसने गिफ्ट दिए लोगों को, गिफ्ट।
सोने का हार दे दिया किसी को जनता में। जनता उसकी वाही वाही करने लगी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब वो कड़ा पहुंच गया। उसके चाचा ने उसको पत्र बुलवाया, बोला बेटे दिल्ली आ जाओ अब सोना वोना लेके, जो भी लूट लाट के लेके आए हो। उसने भी चाचा को पत्र लिखा वापस। बोला चाचा, ये जितने भी लोग हैं ना जो ये बोल रहे हैं मैं दिल्ली सोना ले आऊं, ये बड़े खराब लोग हैं, और ये तो चाहते ही हैं कि मैं दिल्ली आऊं और उस सोने पर भी ये कंट्रोल कर ले और मुझे और तुम्हें ये खत्म कर दें। ऐसी योजना इन लोगों ने बना रखी है। उसने बोला भतीजे आना नहीं है बिल्कुल भी, मैं आता हूँ तुम्हारे पास में। और कहते लाख मना करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी 1000 लोगों की सेना लेकर के मात्र पहुंचा, और नदी पर भी उसने उस 1000 सेना को भी रोक दिया और अपने कुछ सैनिकों को लेकर के उधर पहुंचा जिधर अलाउद्दीन खिलजी खड़ा हुआ था, भागता हुआ जा रहा है मेरा भतीजा। उधर से अलाउद्दीन खिलजी भी, चाचा जान, चाचा जान, दोनों गले मिले। और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन ने गला काटा जलालुद्दीन खिलजी का तुरंत। और जलालुद्दीन खिलजी का बोलते हैं इतने तो धड़ कप कपा रहा था, इतने में तो उसके सिर से मुकुट उतार करके इख्तियारुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर, यहां पर याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर ताज, के सिर पर। याद रखेंगे ना इस कहानी को? आप कहेंगे हाँ भैया 20 जुलाई की बात है, 20 जुलाई 1296 को इसने कत्ल कर दिया। ठीक है, प्रॉमिस लेकर के आ चुका था महाराष्ट्र से, जलालुद्दीन खिलजी को मारा जा चुका था। और यहां पर याद रखना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मारा है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नहीं गया। मतलब इसको मारने के बाद में दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठा, दूर रहा दिल्ली की गद्दी से। और कहते इस टाइम पे इसने इतना सोना बांटा, इतना सोना बांटा कि जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ इसने जो ये जघन्य अपराध किया, लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे, लोग चर्चा कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दान की। अलाउद्दीन खिलजी कितना दिलखुश आदमी है और कितना दान करता है। यानी वो जो सोना वो लूट के आया, उसने उसको बांट दिया। लोगों को क्या अपने हित पूरे होने चाहिए, लोगों को इस बात से मतलब थोड़ी गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, उन्हें तो ये है कि फ्री में बिजली पानी कैसे मिलेगा, उसी को वोट दे देंगे हम कभी इस बात पे विचार ही नहीं करेंगे कि अभी जो हमको फ्री मिल रहा है इसी का इम्पैक्ट हम पर किस तरह से पड़ेगा। बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, देना हम ही को है। तो जो अपराध है वो छिपा लिया गया। मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने जो गड़बड़, जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। इतने प्यार से उसने पाला पोसा उसको, उसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ की, उनको क्या मिला है, किसी को हार मिल गया, किसी को अंगूठी मिल गई, किसी को नग मिल गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे करते करते क्या बोलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया। और कब, याद रख लेना, कब बता दिया मैंने आपको, 20 जुलाई 1296 को इसकी हत्या हो गई। इसके बाद, इसके बाद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के सपनों के बारे में आप जान ही चुके होगे। अब इसका विश्व विजय का सपना था, खिलजी से अपनी तुलना करता है, इसलिए बोलते हैं ना सिकंदर ए सानी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, देखो 30 वर्षों का कुल खिलजी वंश है, उसमें से 20 वर्ष तो अलाउद्दीन खिलजी रहा है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। आफ्टर आफ्टर जे के जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी came to rule, came to rule from 1296 to 1316, 1296 से 1316 तक। बात क्लियर है? सर अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ने ही तो मलिक काफूर को दिया था तोहफे में। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। मलिक काफूर तो गुजरात अभियान के दौरान आएगा और उसको नुसरत खां खरीदेगा, ख्वाजा नाम के एक व्यापारी से। 1000 दिनार में उसको खरीदा था उसने, और उसने फिर उसी 1000 दिनारी नाम दे करके उस मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया। आपको ये कहानी किसने सुनाई? बात क्लियर है?
आज की स्टोरी क्लियर है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका अलाउद्दीन खिलजी को, और पूरा अलाउद्दीन खिलजी का लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा। देखो, किसी दिन आपकी क्लास थोड़ी छोटी होगी दोस्त, किसी दिन आपकी क्लास थोड़ी बड़ी होगी, तो वो मैनेज कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। थम्स अप करके बता दिया करो, वो उत्साह मेरे पास तक पहुंचना चाहिए आपका। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, यहाँ पे बताएंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मार डाला था? सिद्दी मौला। इसको मार डाला? सिद्दी मौला को। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? खिलजी वंश का BMTS में पूछा गया लास्ट ईयर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन डी इज द राइट। ऑप्शन डी इज द राइट। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? मतलब कौन सा शासक हुआ और उसके बाद में कौन हुआ? ठीक है, पूर्वाधिकारी। इल्तुतमिश के बाद नहीं, इल्तुतमिश के बाद में बलबन। ये तो उल्टा हो गया ना, ऐसा नहीं है ना। वो उसने पूछा दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी, यानी कि रूलिंग प्रेडिसेसर को बताना है आपको। और रूलिंग प्रेडिसेसर का मतलब क्या है आपका, कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें प्रेडिसेसर कौन है आपका? बलबन है। बलबन बाद में आया ना, तो बलबन बाद में आया, इल्तुतमिश पहले रहा। इसको आप जानते नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। एकदम से ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किन वर्षों में सुल्तान के रूप में शासन किया? 1296 से 1316। 20 वर्षों का, याद रख लेना। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? अमीर खुसरो के बारे में, उसका जन्म पटियाला में हुआ था। आप कहेंगे नहीं भैया, पटियाला तो पंजाब में पड़ता है, उसका जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ है पटियाली में। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हाँ जी। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखे जाने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। ठीक बात है, मैंने बताया ना, उन्होंने डिक्शनरी तक लिख दी इंडो पर्शियन पर, भारत और फारसी पर। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। आप कहेंगे नहीं, फारसी में पूछने के लिए नहीं कहा, वो तो हिंदवी को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछिए, हिंदवी में पूछिए। तो बी एंड सी सही होंगे, बी एंड सी, UGC। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? राजस्थान PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें भी है खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू। अमीर खुसरो की कीर्ति किरानो सादेन का विषय क्या है? हरियाणा टैट में पूछा गया। कैकुआबाद और बुगरा खां की बैठक, एकदम से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? किरानुस सादिन लिखा है इन्होंने, हाँ जी। मिफ्ताउल फतू को लिखा है, हाँ जी। तुगलकनामा को लिखा है, हाँ जी। सीरत फिरोज शाही नहीं लिखा। ठीक है, ये गलत है। सीरत फिरोज शाही, ये मुझे गलत लग रहा है, आप बताओगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क का देते हैं, हमको पता नहीं है, ऐसा मान लेते हैं इस बारे में। ये क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क का, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम हमेशा होमवर्क देते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी को जानना है, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान जानने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी पॉलिसीज इस देश को दी, नीति दी, उन सबको हमें जानना है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर शासक था, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में चलाया, उन सबको हमको जानना है। ठीक है, ये हमारा कल का विषय रहेगा। और हमेशा 2 शब्द जरूर लिखा करें दोस्त। ठीक है, मैं अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम एक करीबी हिस्सा हो मेरा, और शायद हमेशा रहोगे, और ये बैच भी शायद हमेशा मुझे याद रहेगा। अगर मैं ये कहूँ, अब से पहले जो एक बैच से मेरा लगाव रहा है, सभी बैच में मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है सोचना कि मैं तो उस बैच का स्टूडेंट रहा था। मेरा एक लगाव रहा है खाकी बैच से, अब से पहले। और उसके बाद में अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा लगाव अभी वर्तमान समय में इस नायक बैच के साथ में है। तो आप हमेशा अपने सुझाव दिया करें,
और महसूस करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा आप इस बात को याद रखें कि एक दिन जब आपका रिजल्ट बने, एक गुरु की इच्छा सिर्फ यही होती है, एक टीचर की इच्छा यही होती है कि उसके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे उनका रिजल्ट बने। आरडब्ल्यू उन रिजल्ट्स को बनाता रहा है और हमेशा बनाता रहेगा। उस सब में आपके हौसले और बहुत एकाग्रता की ज़रूरत होती है। तो आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि आप एकाग्र हैं या नहीं हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कल को मायूसी तो हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मायूसी हाथ तभी लगेगी दोस्त जब आप ज़्यादा ऐसा वक्त बिता रहे होंगे जो मायूसी का कारण बनेगा। अगर आप ज़्यादा वक्त ने ऐसा नहीं बिता रहे हैं और आप एकाग्र और जागरूक हैं अपनी तैयारी को लेकर के, बहुत जल्दी आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। और आपका परिवार हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में वो खुशियाँ आएंगी। तब तक मैं खिलखिलाता हूँ जब जब आपके मैसेज मेरे पास आते हैं कलेक्शन के। और अभी तो होली के टाइम पे ऐसा हुआ तो बहुत सारे दुख के मैसेज भी रहे मेरे पास में, क्योंकि जब नहीं हो पाता है तो वो दुख ही है। और क्योंकि कलेक्शन तो बहुत कम स्टूडेंट्स का ही हो पाता है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से भी मैंने देखा बहुत सारों की बहुत सारी लंबी जर्नी रही है, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है। तो लगभग आपका अगर हम बात करें तो 1 लाख के करीब रिजल्ट्स आए अभी होली के टाइम पे, 1 लाख वैकेंसीज के। तो 1 लाख परिवार उन लोगों ने अपनी मेहनत से साथ दी है, जो स्टूडेंट्स ने मेहनत करी। अब ऐसा नहीं है जिनका नहीं रिजल्ट बन पाया वो मेहनती नहीं है, वो बहुत मेहनती हैं। कई बार हम किनारे पर रह जाते हैं, किसी वजह से रह जाते हैं। मैंने तो कहा भी कि मेरी उन सब के लिए क्लैपिंग्स हैं जो किनारे पर रह गए। लेकिन आपको भी हौसला हारना नहीं है, वापस से फिर से मेहनत करनी है, और एक दिन वो खुशियाँ आएंगी और आती हैं। आप ही लाएंगे। अगर आप डिज़र्व करते होंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो याद रख लेना आचार्य चाणक्य की वो बात कि विद्या अर्जन, यानी कि आपने जो विद्या अर्जित की है उससे बड़ा कोई धन है नहीं। ठीक है, तो वो आपको शायद कभी जीवन में उस मायूसी की तरफ नहीं लेके जाएगा। तब आप कोई नई राह चुनेंगे और उस पर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा एक उत्साह के साथ में पढ़ते रहिए, और होमवर्क का आंसर हमेशा लिखा करो, और आपका कोई भी सुझाव है वो लिखा करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपका कल अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। थैंक यू।